हे यो साइंस वॉर्म्स। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरा कैटरेक्ट पार्ट 1 जरूर देखें। अगर आपने कैटरेक्ट के बारे में मेरा पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको ये पार्ट 2 वीडियो अच्छे से समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो उस जो कैटरेक्ट पार्ट 1 की वीडियो है उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण और कुछ कंटेंट कॉपीराइट के इश्यूज़ के कारण मेरा जो पार्ट 1 था कैटरेक्ट वाला उसके अंदर कुछ इमेज शो नहीं हो पाई कैटरेक्ट के बारे में, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को मैं आज सॉल्व कर रहा हूँ अपने पार्ट 2 के अंदर। तो इस तरह से मैं आपको ये डायग्राम बताना चाहूँगा। ये जो आप दो डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है ना, ये कैटरेक्ट पार्ट फर्स्ट के अंदर मैं आपको बताना चाहता था। वो जो पहला डायग्राम है वो कैटरेक्ट के बारे में, सिंपली कैटरेक्ट कैसे दिखता है। और ये दूसरा जो इमेज है उसके अंदर पता चल रहा है कि कैटरेक्ट्स के कितने टाइप होते हैं, किस तरह से अगर एक स्लिट लैंप एग्जामिनेशन किया जाए, यानी कि अगर स्लिट लैंप एग्जामिनेशन किया जाता है तो किस तरह से आप पहचान सकते हैं कौन सा कैटरेक्ट कौन से टाइप का है, ठीक है। तो ये दो पिक्स थी जिसके कारण वो टेक्निकल इश्यूज के कारण पार्ट 1 में शो नहीं हुई। अब बात करते हैं हम कैटरेक्ट की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि कैटरेक्ट की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि कैटरेक्ट का मतलब हो गया क्लाउडीनेस आ जाना, यानी लेंस की जो ओपेसिटी है वो क्या हो जाना, खत्म हो जाना, और उसके अंदर सॉरी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाना, साथ साथ वो ओपेक हो जाता है, ठीक है। तो क्लाउडीनेस आना वो कैटरेक्ट कहलाता है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, तो अपन ने अब तक जितने टाइप की बात करी हर टाइप के अंदर किसी न किसी तरह का लेंस का डिजनरेशन हो रहा था या वाटर का एक्यूमुलेशन हो रहा था। बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी में ट्रांसपेरेंसी डिस्टर्ब ड्यू टू डिजनरेटिव प्रोसेस, कि जो ट्रांसपेरेंसी पाई जाती है कैटरेक्ट के अंदर, जो पारदर्शिता पाई जाती है वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है ड्यू टू डिजनरेटिव प्रोसेस। किस कारण? डिजनरेटिव प्रोसेस के कारण। उसके कारण क्या होता है, ओपेसिफिकेशन ऑफ लेंस फाइबर, यानी कि लेंस के अंदर जो फाइबर पाए जाते हैं उसके अंदर क्या हो जाता है, ओपेसिफिकेशन, यानी कि अपारदर्शिता आ जाती है। बात करते हैं इसके आगे, लेंस बिकम क्लाउडी। जो लेंस पाया जाता है कैटरेक्ट में, जो अपने आईज के अंदर लेंस पाया जाता है वो कैटरेक्ट में कैसा हो जाता है, बिल्कुल ही क्लाउडी हो जाता है। बिल्कुल कैसा हो जाता है कि उसमें से धुंधला दिखने लग जाता है पर्सन को, पेशेंट को उस लेंस के कारण प्रॉपर दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण लाइट्स डोंट पास थ्रू इट। जो लाइट से, जो विजन के अंदर लाइट जाती है आंखों के लेंस के अंदर से, वो प्रॉपर पास नहीं हो पाएगी लेंस के कारण, जिसके कारण क्या होगा, वहां पे क्या आ जाएगा, विजन लॉस, जिसके कारण अपन उस कंडीशन को कह सकते हैं कैटरेक्ट। वापिस बताता हूं, ट्रांसपेरेंसी का खत्म होना डीजनरेटिव प्रोसेस के कारण, जिसके कारण लेंस फाइबर में आ जाता है ओपेसिफिकेशन, जिसके कारण लेंस कैसा हो जाता है, क्लाउडी, और वहां से लाइट पास नहीं हो पाती, जिसको बोलते हैं कैटरेक्ट। अब बात करते हैं कैटरेक्ट के प्रोग्रेशन के बारे में कि जो कैटरेक्ट है वो किस तरह प्रोग्रेस करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इमैच्योर कैटरेक्ट की। अब अपन नाम से ही समझ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है इमैच्योर। इमैच्योर का मतलब हो गया अपरिपक्व, यानी कि इसके अंदर जो लेंस है इसका वो कंप्लीटली ओपेक नहीं हुआ है, वो पूरी तरह जो अपारदर्शिता उसमें नहीं आई है, अभी भी वो हल्का पारदर्शिता है, यानी अभी भी उसमें से थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी है, थोड़ा सा अपन को क्लियर दिख रहा है। तो इसको बोलते हैं लेंस ऑफ आई इज नॉट कंप्लीटली ओपेक, पूरी तरह से वो ओपेक नहीं हुआ है। दूसरा आता है मैच्योर कैटरेक्ट। मैच्योर कैटरेक्ट का मतलब हो गया लेंस पूरी तरह क्या हो गया, ओपेक हो गया, यानी पूरी तरह उसके अंदर से दिखना बंद हो गया है और उसके अंदर विजन पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया है। अब बात करते हैं इंट्यूमिसेंट कैटरेक्ट की। इंट्यूमिसेंट कैटरेक्ट के अंदर क्या होता है, जो लेंस होता है, इंटीमिडेंट का मतलब हो गया लेंस का वाटर एब्जॉर्ब कर लेना, यानी इसके अंदर जो लेंस होता है वो वाटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और खुद की साइज में क्या कर लेता है, बढ़ोतरी कर लेता है। यानी कि लेंस एब्जॉर्ब वाटर एंड इंक्रीज इन साइज, जिसके अंदर लेंस क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करके अपनी साइज बढ़ा लेता है। फिर बात करते हैं अपन हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट की। इमैच्योर, मैच्योर, इंट्यूमिसेंट और हाइपर मैच्योर। हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट के अंदर जो लेंस प्रोटीन है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और उसके कारण वो जो शॉर्ट चेन में टूटता है, छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड्स में टूटता है, यानी कि लेंस का प्रोटीन छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड में टूटता है, जिसके कारण वो क्या होता है, जो लेंस है उसके अंदर से क्या होता है, लीक होता है। जो लेंस का कैप्सूल पाए जाते हैं उसमें से वो लीक होता है, जिसके कारण पेशेंट को कैटरेक्ट हो सकता है। वापस बात करते हैं इमैच्योर यानी कि अपरिपक्व, मैच्योर यानी कि पूरी तरह ओपेक, इंट्यूमिसेंट, इंट्यूमिसेंट का मतलब हो गया वाटर का एब्जॉर्प्शन, लेंस का बड़ा हो जाना। इसके अलावा हाइपर मैच्योर, जिसके अंदर प्रोटीन ब्रेकडाउन होकर लेंस के जो कैप्सूल है उसमें से क्या होता है, बाहर निकलता है। इस तरह अपन ने बात करी कैटरेक्ट के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में और कैटरेक्ट के प्रोग्रेशन के बारे में। अब बात करते हैं हम यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कैटरेक्ट। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या इसके सिम्टम रहते हैं, क्या क्या इसके साइंस रहते हैं। फिर भी अगर हम डीपली बात करें तो इसके अंदर लेंस की ओपेसिटी बढ़ जाती है, साथ ही साथ इसके अंदर ग्रेजुअली पेनलेस बर्निंग होती है। कहने का मतलब आंखों के अंदर बर्निंग होती है, वो भी क्या होती है, ग्रेजुअली बढ़ती रहती है लेकिन पेनलेस होती है।
बर्निंग और पेनलेस ये दो वर्ड कैसे यूज हो रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बर्निंग का मतलब हो गया यहाँ पे आंखों में कभी कभी जलन होती है, लेकिन वो जो कैटरेक्ट बनता है वो क्या होता है, पेनलेस होता है, ठीक है ना। आंखों के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो रही है तो बर्निंग होगी, लेकिन जो कैटरेक्ट है उसके कारण कभी पेन नहीं होता। पेशेंट को कैटरेक्ट होगा तो पेन नहीं होगा, वो पेनलेस रहेगा। बर्निंग का यहाँ पे मतलब हो गया कि पेशेंट को इन्फ्लामेशन के कारण क्या होगी, बर्निंग होगी। फिर बात करते हैं लॉस ऑफ विजन। पेशेंट का विजन क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा ड्यू टू ओपेसिटी, ओपेसिटी बढ़ने के कारण। साथ ही साथ ब्लड और डिस्ट्रॉयड इमेज, यानी कि जब पेशेंट किसी चीज को देखेगा तो उसकी इमेज क्या होगी, ब्लर यानी धुंधली होगी, साथ ही साथ उसकी इमेज क्या होगी, डिस्ट्रॉयड होगी। बात करें अगले साइन सिम्टम की तो ल्यूकोरिया, ल्यूकोकोरिया या व्हाइट प्यूपिल। इसके अंदर क्या होगा, जो प्यूपिल्स होंगे वो व्हाइटिश शो होंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा, प्रोटीन का डीजनरेशन हो रहा है, इसके कारण वहां पे प्यूपिल कैसे दिखेंगे, सफेद दिखेंगे, जिसको बोलते हैं ल्यूकोकोरिया। अब बात करें इसके अगले साइन सिम्टम की, रिड्यूस्ड लाइट ट्रांसमिशन, यानी कि लाइट का जो ट्रांसमिशन आंखों के अंदर से वो क्या होगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। फिर बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी ऑल्सो लॉस, यानी कि पेशेंट की कॉन्ट्रास्ट, अपन जैसे कोई भी वीडियो बनाते हैं, कोई भी चीज अपन देखते हैं टीवी वगैरह, तो उसके अंदर एक कॉन्ट्रास्ट आता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब हो गया कलर के साथ उसका सैचुरेशन मेंटेन करना, साथ ही साथ उसका जो क्या होता है, ब्राइटनेस और उसका जो कलर मेंटेन करना। तो वो कलर कॉन्ट्रास्ट जो होगा उसका, वो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। उसको छोटी छोटी बारीकियां देखने में दिक्कत होगी चीजों में। अगर वो जैसे कोई पिक्चर देख रहा है तो उसके अंदर वो किसी तरह की बारीकियां नहीं देख पाएगा, ना वो उसकी आउटलाइन देख पाएगा, क्योंकि उसकी विजन क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। फिर बात करते हैं इंक्रीज ग्लेयर इन लाइट, उसका जो प्रकाश की तरफ जो चमक होगी वो उसकी बढ़ेगी, यानी कि वो डायरेक्ट किसी भी लाइट को नहीं देख पाएगा। जैसे कि अब अपन ट्यूबलाइट को देख सकते हैं, डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जिसको कैटरेक्ट हो रखा है उसको ग्लेयर लगेगा, उसको उसकी चीज से चमक आएगी। ग्लेयर वर्ड का मतलब होता है चमक आना, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें डिक्रीज कलर परसेप्शन, जो पेशेंट होगा कैटरेक्ट का, उसको जो कलर के प्रति परसेप्शन होगा, यानी उस चीज का संवेदन उसको क्या होगा, बिल्कुल कम होगा। साथ ही साथ डिक्रीज विजुअल एक्यूटी, यानी किसी चीज को देखने की और उसको वापिस पहचान करने की जो एक्यूटी, विजुअल एक्यूटी, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पुअर विजन एट नाइट, रात को उस पेशेंट को दिखने में काफी दिक्कत होगी। फोटोफोबिया, फोटोफोबिया का मतलब हो गया कि सन के कारण उसको इरिटेशन होगा, यानी सनलाइट से उसको इरिटेशन होगा। लाइट स्कैटरिंग, प्रकाश का बिखरना, इसके अंदर क्या होता है, लाइट स्कैटरिंग के अंदर जब पेशेंट किसी चीज की लाइट रेज उसकी आंखों में घुसेगी तो वो जो कैटरेक्ट हो रखा है उसके कारण क्या, क्लाउडीनेस है, उसके कारण वो लाइट क्या होगी, बिखर जाएगी, और उसको कैसा क्लाउडीनेस अपीयरेंस आएगा, उसको खुद को इमेज कैसी दिखेगी, धुंधली दिखेगी। तो ये था लाइट स्कैटरिंग और ये था पूरा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कि भाई क्या क्या उसके अंदर मेन रहता है। अगर मेन बात करो इसके अंदर तो व्हाइट प्यूपिल, साथ ही साथ लेंस की ओपेसिटी बढ़ना, और इसके अंदर डिक्रीज विजुअल एक्यूटी, फोटोफोबिया और लाइट स्कैटरिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है कि ये साइन सिम्टम नॉर्मली आपको जल्दी से जल्दी दिख जाते हैं। फिर बात करते हैं अगर डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में अपन जानते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन द्वारा, हिस्ट्री कलेक्शन द्वारा, साथ ही साथ अब फिजिकल एग्जामिनेशन में आप किसी पर्सन की आईज के अंदर देख के बता सकते हो कि उसके अंदर क्लाउडीनेस है या नहीं है, किसी अन्य तरह का कोई डिजीज डिसऑर्डर तो नहीं है। हिस्ट्री कलेक्शन में आप बता सकते हो क्या पेशेंट को ऐसा व्यवसाय करता है, ऐसा काम करता है जिसके कारण पेशेंट को कैटरेक्ट होने के चांस है। जैसे कि मैंने आपको बात करी थी वेल्डिंग का काम, जैसे मैंने आपको बात करी जिसमें आंखों पे जोर पड़ता है, ऐसा कोई काम करता है तो पेशेंट को हिस्ट्री अपन कलेक्ट करके देख सकते हैं क्या उसको कैटरेक्ट के चांस रहते हैं। फिर अगर बात करें उसके रेटिनोस्कोपी की, तो अपन रेटिनोस्कोपी करके, रेटिनोस्कोपी के अंदर अपन रेटिना के ऊपर देख सकते हैं किसी तरह का मसल वीकनेस या किसी तरह का प्रोटीन डीनेचुरेशन तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन की जैसे मैंने अभी आपको इमेज बताई थी, आप स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन द्वारा कैटरेक्ट का टाइप, कितने तरह का कैटरेक्ट है, किस तरह का कैटरेक्ट उसको हुआ, उसकी अपन पहचान कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी और इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी के बारे में अपन अभी बात करेंगे, जिसके अंदर डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी का मतलब हो गया अपन डायरेक्ट उसको बिना किसी अदर इक्विपमेंट के अपन आंखों में ऑप्थेल्मोस्कोपी लगाकर देखेंगे कि अंदर किसी तरह का कोई इंजरी या किसी तरह का कोई ट्रॉमा तो नहीं हो रखा। इसके अलावा ग्लेयर टेस्टिंग, प्रकाश के प्रति उसकी संवेदनशीलता की हम टेस्ट करेंगे। लास्ट अपना पेन लाइट एग्जामिनेशन और स्नेलर टेस्ट। पेन लाइट एग्जामिनेशन में हम एक पेन की लाइट द्वारा उसकी प्यूपिल का जो कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन देखेंगे, डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन, कि वो उसके बराबर प्रति बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा लाइट के प्रति। अगला है लास्ट स्नेलर टेस्ट। स्नेलर टेस्ट के अंदर अपन क्या करते हैं, एक चार्ट लगाते हैं जिसको बोलते हैं स्नेलर चार्ट, और उससे अपन व्यक्ति के जो आंखों की वो कितनी दूरी तक व्यक्ति पढ़ सकता है उस चीजों को, उन अक्षरों को कितनी दूरी तक वो पहचान सकता है, उसके अपन चेक करते हैं। तो ये था अपना डायग्नोसिस, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, रेटिनोस्कोपी, ग्लेयर टेस्टिंग, पेन लाइट एग्जाम और स्नेलर टेस्ट। तो ये थे अपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और ये थे अपने डायग्नोसिस। अब बात करेंगे हम कैटरेक्ट के सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में कि इसके किस तरह के सर्जिकल मैनेजमेंट होते हैं।
ठीक है ना। तो बात करें कैप्सुलोटॉमी, जो सबसे इसकी नॉर्मल सर्जरी की जाती है वो की जाती है कैप्सुलोटॉमी। ज़्यादातर जो प्रयत्न की जाती है वो कैप्सुलोटॉमी। कैप्सुलोटॉमी के अंदर किसी भी जैसे अपन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इंसिजन लगा के कैप्सूल के अंदर से जो क्लाउडी लेंस है उसको रिमूव करते हैं। यानी कि अपन या तो किसी कैप्सूल के अंदर जो एक्स्ट्रा कैप्सूल आ रहे जैसे एंटीरियर के अंदर या पोस्टीरियर के अंदर जो कैप्सूल है उसके अंदर इंसिजन लगा के जो क्लाउडी लेंस है उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, उसको बोलते हैं कैप्सुलोटॉमी। ठीक है, इसके अंदर बात करते हैं सबसे पहला एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन ECCE। इसके अंदर क्या करते हैं, जो लेंस होता है उसका एंटीरियर पोर्शन और लेंस कैप्सूल को क्या करते हैं, मैन्युअली रिमूव कर देते हैं। यानी कहने का मतलब आपको सिर्फ लेंस का कौन सा पार्ट, एंटीरियर पोर्शन और साथ ही साथ लेंस कैप्सूल का जो एंटीरियर पोर्शन उसको रिमूव करना है, फिर उसको क्या करना है, जो पोस्टीरियर कैप्सूल है उसको वहीं छोड़ना है। यानी कि आपको आंख के अंदर जो एंटीरियर पार्ट है लेंस कैप्सूल का उसको क्या करना है, रिमूव कर देना, पोस्टीरियर को वहीं रहने देना है। इससे क्या होगा, जो अपन इंट्राऑक्यूलर लेंस लगाएंगे अपन जो एक्स्ट्रा में बाद में जो इंट्राऑक्यूलर लेंस लगाएंगे उसको क्या पीछे सपोर्ट मिलेगा। इसलिए अपन पोस्टीरियर कैप्सूल को तो पीछे छोड़ देते तो एंटीरियर को हटा देते ताकि अगला जो लेंस लगा उसका सपोर्ट उस पर रहे। बात करते हैं सेकंड सर्जरी की, इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन ICCE। इसके अंदर क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसके द्वारा पूरा लेंस और साथ ही साथ पूरा कैप्सूल क्या कर दिया जाता है, मैन्युअली रिमूव कर दिया जाता है और नया कैप्सूल नया लेंस वहां पे लगा दिया जाता है। तो ये जो दोनों सर्जरी होती है इसके अंदर जो कैटरेक्टस लेंस होता है उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है और नया एक प्लास्टिक लेंस जिसको बोलते हैं इंट्राऑक्यूलर लेंस को क्या किया जाता है, इंप्लांट किया जाता है। तो ये थी सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर कैप्सुलेक्टॉमी और उसके क्या जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में। अब बात करेंगे हम यहाँ पे जो अदर सर्जरी है, कौन सी, फेको इमल्सिफिकेशन। आपने इसके बारे में नॉर्मली हर हॉस्पिटल के अंदर, आइस हॉस्पिटल के अंदर सुना होगा कि जो कैटरेक्ट का रिमूवल है ज़्यादातर फेको इमल्सिफिकेशन द्वारा होता है। तो फेको इमल्सिफिकेशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। एक टाइटेनियम निडल द्वारा उसको वाइब्रेशन करा के अपन क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, जिससे क्या हो जाए, लेंस का जो न्यूक्लियस है यानी कि जो लेंस का न्यूक्लियस है उसको क्या करते हैं, डिसरप्ट करते हैं। ठीक है ना, आप लेंस के जो न्यूक्लियस इसको डिस्टर्ब करते हैं कैसे, एक टाइटेनियम निडल को अंदर डाल के वाइब्रेट करा के। ठीक है ना, अब ये वाइब्रेशन कैसा होता है, जो निडल्स यूज की जाती है उसका वाइब्रेशन 40,000 हर्ट्ज रखा जाता है। यानी कि आपको ये ध्यान में रखने वाली बात है कि 40,000 हर्ट्ज के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा होता है, उसके अंदर रखा जाता है वाइब्रेशन, जिससे क्या होता है कि लेंस का जो मटेरियल है वो पूरा क्या हो जाता है, इमल्सिफाइड हो जाता है, पूरा टूट जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, एक क्रैकर या चॉपर, एक इंस्ट्रूमेंट आता है, ठीक है ना, जिसका डायग्राम आप देख सकते हो। ऐसा ये क्रैकर या चॉपर लेके अपन क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं फ्रॉम साइड पोर्ट, एक साइड पोर्ट से, टू फैसिलिटेट क्रैकिंग। जिससे क्या हो जाए, अगर कोई क्रैकिंग है तो वहां से अपन चॉपिंग या क्रैकर द्वारा अपन क्या करते हैं, लेंस को क्या करते हैं, पूरा जो मैटर है उसको रिमूव कर देते हैं। अब अपन क्या करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, एंटीरियर कैप्सूल, अभी मैंने आपको बताया था एंटीरियर कैप्सूल या लेंस के पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है बाय इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब हो गया अपन कैसे भी, मान लो वाटर ड्रॉपलेट्स द्वारा या अपन अलग अलग जैसे सॉल्यूशन आते हैं उसका यूज करके अपन क्या करते हैं, जो लेंस टूटा है, छोटे छोटे इमल्सिफिकेशन है उसको पूरा रिमूव करना बाय इरिगेशन एंड एस्पिरेशन, और साथ ही साथ अपन उसको एस्पायरेट करते हैं। इरिगेशन का मतलब हो गया अपन उसके अंदर कोई सॉल्यूशन डाल रहे हैं और उसको साफ कर रहे हैं, और जो एस्पिरेशन का मतलब हो गया खींचना, यानी कि अपन ने जो लिक्विड डाला उसको पूरा निकालना वापस। जिससे क्या होगा, पूरा जो कैप्सूल टूटा वो निकल जाएगा थ्रू अ स्लीव अराउंड अ नीडल, एक नीडल के स्लीव के सहायता से। लेकिन पोस्टीरियर कैप्सूल को वहीं छोड़ा जाता है ताकि वो क्या कर सके, IOL इंट्राऑक्यूलर लेंस जो अपन ने लगाया है उसको क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। तो ये था फेको इमल्सिफिकेशन, जिसके अंदर हम एक टाइटेनियम नीडल द्वारा 40,000 हर्ट्ज की जो वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ का जो लेंस मटेरियल पूरा इमल्सिफाइड हो जाता है, और वहाँ पे अपन एक क्रैकिंग या चॉपिंग जो मटेरियल होता है उसको यूज करके, जो इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज करके अपन पूरा जो इरिगेशन और एस्पिरेशन द्वारा पूरा लेंस का जो इमल्सिफिकेशन है उसको साफ कर देते हैं। ठीक है, ये थी फेको इमल्सिफिकेशन। अब बात करते हैं अपन इंट्राऑक्यूलर लेंस इंप्लांटेशन की। ठीक है ना, तो इंट्राऑक्यूलर लेंस इंप्लांटेशन में आफ्टर रिमूवल, यानी एक बार आपने लेंस पूरा रिमूव कर दिया उसके बाद अपन क्या करते हैं, एक इंट्राऑक्यूलर लेंस का यूज लगाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, एक स्मॉल इंसिजन बनाया जाता है, किधर, आंखों के अंदर एक स्मॉल इंसिजन बनाया जाता है, कितना, 1.8 mm से 2.8 mm, यानी 1.8 mm से 2.8 mm का एक छोटा सा इंसिजन लगाया जाता है, और वहां से एक फोल्डेबल, एक मुड़ने वाला IOL इंट्राऑक्यूलर लेंस को अपन इंसर्ट कर देते हैं।
अगर वैसा नहीं होता तो अपन एक एनलार्ज इंसिजन भी बना सकते हैं और यूजिंग अ PMMA लेंस, और उसके अंदर अपन पॉली मेथाइल मैथ एक्रिलेट लेंस का यूज कर सकते हैं। पॉली मेथाइल मैथ एक्रिलेट यानी PMMA लेंस का यूज कर सकते हैं इन द बैग इम्प्लांटेशन। इन द बैग इम्प्लांटेशन का मतलब हो गया पोस्टीरियर जो इसका कैप्सूल है उसके अंदर इम्प्लांटेशन। तो इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन के लिए जो अपन ये जो पोस्टीरियर चेंबर छोड़ा था उसी पोस्टीरियर चेंबर का सपोर्ट देते हुए अपन इन द बैग इम्प्लांटेशन कर सकते हैं। तो ये था फेकोएमल्सिफिकेशन लेंस के डीनेचुरेशन को हटाने के लिए, और ये था इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन। अब बात करते हैं हम इसकी आफ्टर सर्जरी। जो अपन ने बात करी अब तक फेकोएमल्सिफिकेशन और इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन, अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट लेंस की कि एक्सटेंडेड वियर कॉन्टैक्ट लेंस भी अपन यूज़ कर सकते हैं। कुछ पर्सन जो होते हैं इंट्राओक्यूलर लेंस नहीं लगा सकते या जिनके पास इतना मतलब पैसे नहीं है और नहीं लगा सकते, तो वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एक्सटेंडेड वियर कॉन्टैक्ट लेंस, ठीक है ना। तो एक एक्सटेंडेड वियर कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं, जो ऑप्शन होता है जो IOL यूज़ नहीं करते उनके लिए, दे रिसीव बाइनोकुलर विजन। लेकिन इसकी एक ये प्रॉब्लम है कि उनको बाइनोकुलर विजन प्राप्त होता है। अब बाइनोकुलर विजन क्या है, जैसे अपन कोई नॉर्मल जिसको बोलते हैं दूरबीन, बाइनोकुलर का हिंदी वर्ड हो गया दूरबीन। तो जैसे अपन दूरबीन यूज करते हैं अपन को दूर की वस्तु बहुत ज्यादा बड़ी और पास दिखाई देती है, वैसे ही उनको बाइनोकुलर विजन यानी दूर की चीज उनको एकदम पास दिखाई देगी और बड़ी दिखाई देगी। ये इसका एक ड्रॉबैक है। बाकी वो कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर सकते हैं, वो एक्सटेंडल वियर कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर सकते हैं। बात करते हैं अगले सर्जरी की, क्रायो सर्जरी। तो क्रायो वर्ड्स का मतलब होता है फ्रीज करना, बिल्कुल इसको एकदम जमा देना, ठीक है ना। तो क्रायो एक्सट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, एक ऐसी फॉर्म है ICCE की, इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन की एक ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, क्रायो सर्जरी या क्रायोजेनिक सब्सटेंस, जैसे कि एग्जांपल मैं लूं मैं लिक्विड नाइट्रोजन। तो क्रायोजेनिक सब्सटेंस का यूज करते हुए हम लेंस को क्या कर देते हैं, बिल्कुल जमा देते हैं, और उसके बाद अपन उसको एक क्रायोप्रॉब, एक इंस्ट्रूमेंट आता है क्रायोप्रॉब का यूज करके अपन उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उस कैटरेक्ट को जो फ्रीज हो चुका है। तो क्रायो सर्जरी के अंदर अपन क्रायो एक्सट्रैक्शन करते हैं जिसके अंदर क्रायोजेनिक सब्सटेंस लाइक लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं, हम ICCE का एक मेथड यूज करते हैं और लेंस को फ्रीज करके क्रायोप्रॉब द्वारा उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की कि अपन इसमें नॉर्मली क्या क्या डायग्नोसिस बना सकते हैं एक पेशेंट का। अगर डायग्नोसिस की बात करें तो एंजाइटी, यानी पेशेंट को एंजाइटी रहेगी रिलेटेड टू लेक ऑफ नॉलेज कि भाई पोस्ट ऑपरेटिव केयर कैसे करनी है उसको नहीं पता, अपनी आंखों का क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे उसकी लाइट कौन सी लाइट में जाना है, घर से बाहर निकलना है नहीं निकलना, तो उसके खिलाफ उसको एंजाइटी डर रहेगा। दूसरी अगर बात करें रिस्क फॉर इन्फेक्शन, पेशेंट को इन्फेक्शन होने का चांस रहेगा क्योंकि आपने क्या किया, एक इंसिजन बनाया जिसके कारण अगर वो सेल्फ केयर नहीं करता तो उस इंसिजन के कारण पेशेंट को रिस्क रहेगा इन्फेक्शन का। अगली बात करें रिस्क फॉर इंजरी, पेशेंट को इंजरी होने के चांस रहेंगे, क्यों, क्योंकि एक सेंसरी डेफिशिट के कारण, यानी एक अगर आंख में उसका कैटरेक्ट हुआ है और उसने उसको सही करा है तो एक आंख पे क्या लगा रहेगा, पैच, आई पैच लगा रहेगा, आई पैच लगा रहेगा ऑपरेटेड पार्ट पे, जिसके कारण उसका सेंसरी क्या होगा, डेफिशिट होगा, और उसके कारण उसको रिस्क फॉर इंजरी यानी कहीं भी गिरने के एक्सीडेंट होने के चांस रहेंगे। तो ये थे बात अपने कैटरेक्ट के बारे में कि इसकी क्या क्या नॉर्मल सर्जरी होती है, इसका क्या मैनेजमेंट रहता है, क्या इसके टाइप होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर और जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह का नॉलेज मिले। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।